नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज थोड़ी सी अगर आपको निराशा होगी तो उससे उबारने के लिए आपके लिए एक खबर लेके आया हूं। बाप बेटे निराशा क्यों है कि आज जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई थोड़ी सी टल गई, लेकिन एक और उसमें अपडेट आ गया है। कल जितनी सुनवाई थी सबको अक्टूबर की तारीख मिली है और दिशा के केस को अगस्त में ही 29 अगस्त की तारीख मिली है। तो ये जीत है, ये जीत ही समझिए। हम लोग वहां जो हमारे वकील हैं उन्होंने जिरह की और जिनको कल कल की तारीख में और भी जो हियरिंग होनी थी उन सबको अक्टूबर का, सितंबर भी छोड़िए, अक्टूबर की तारीख मिली। लेकिन दिशा सतीश साल्यान के केस को 29 अगस्त की तारीख मिली और ये हमारे वकीलों की जीत है कि आप इतने लंबा लंबा तारीख आप नहीं दे सकते, और उन्होंने एक तरह से अदालत को यह मानने के लिए मजबूर किया और हमें तारीख तारीख मिल गई 29 अगस्त की। खैर, ये भी एक अपडेट बताना था, तो आपको ये मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरी जो खबर आपके लिए लाया हूं वो आपको बहुत इत्मीनान देगा और अभी तक जो आप निराश थे उससे थोड़ा-सा बाहर निकालेगा। और इसीलिए मुझे लगा कि ये आज आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करना चाहिए। क्योंकि अफ़सोस तो होता ही है जब आप न्याय के इंतज़ार में बैठे होते हैं और लगता है कि आज अदालत हमारी बात सुनेगी, आज एक गरीब परिवार को इंसाफ की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, और तब जब कोई अवरोध आता है, तो निश्चित रूप से पीड़ा होती है, अफ़सोस होता है। लेकिन अभी, हालाँकि 2-3 दिन पहले की ये घटना है, लेकिन ज़िक्र करना आज ज़रूरी इसलिए हो गया ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि ये जितने दरवाजे ये घूम रहे हैं, हर दरवाजे पर इनको अपमान मिल रहा है। अभी इसके पहले ये कहा गया था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हॉबनॉबिंग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अलायंस में आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू धोखा दे सकते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत पहले आपको आश्वस्त किया हुआ है कि नीतीश कुमार तो इस जन्म में, अभी इस जन्म का मेरा मतलब है कि इस चुनाव के पहले, जो बिहार में चुनाव है, उसके पहले अलायंस से बाहर जाने वाले नहीं है। तो नीतीश कुमार तो रॉक सॉलिड अभी नवंबर तक सरकार के साथ हैं। उसके बाद भी सरकार के साथ रहेंगे, क्योंकि आपको हमने इसके पहले भी बताया है, आज फिर बता देते हैं कि जेडीयू के जो 11-12 एमपी हैं, वो जेडीयू के नहीं हैं, वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। तो वो उन्हीं के नाम पर वो जीत करके आए थे पिछली दफा, वरना उनको 2-3 सीटें भी मुहैया नहीं होती। जिस प्रकार से आरजेडी वहां पर काम कर रही थी, आरजेडी को अपेक्षित सफलता मिलती, हालांकि नहीं मिली। और उसका एकमात्र कारण था कि उस वक्त मोदी का मैजिक चल रहा था, जिसकी वजह से वो 10, 11, 12 एमपी जीत करके जेडीयू के आ गए। वरना नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत सीवियर एंटी इनकम्बेंसी थी, और आज भी नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत सीवियर एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए नीतीश कुमार अब पाला बदलने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। अब उनको लगता है कि हमारे राजनीतिक जीवन का ये आखिरी चैप्टर चल रहा है। ऐसे में हम और कितना कितना अपमान लेंगे अपने माथे पर। 2 बार तो इधर-उधर जा चुके हैं, पलटू राम उनका नाम भी पड़ चुका है। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि आखिरी समय में, राजनीति के आखिरी वक़्त में, कम से कम अपनी ज़िंदगी को ठीक से जिएँ, लोग इतना आलोचना ना करें जिससे उनको अवसाद में जाना पड़े। अवसाद की स्थिति में वो आज भी हैं, उनकी मानसिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। वो कह रहे हैं कि लोग डिमेंशिया हो रहा है या और किसी-किसी बीमारी से वो ग्रसित हैं। लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, इस बात की तो गारंटी है। दूसरी तरफ बात आई कि चंद्रबाबू नायडू हो सकता है कि धोखा दे सकते हैं। अभी धनकर वाले मामले में मैंने आपको बताया था कि ये बात हो सकती है कि वो धोखा दे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो लोगों को ये लग रहा था कि अगर चंद्रबाबू नायडू गए तो, चूंकि आदित्य ठाकरे की गर्दन भारतीय जनता पार्टी ने दबोच रखी है, इसलिए उसके एवज में ये कभी भी जब चाहे तब अलायंस के लिए उनको बुला सकते हैं।
और गर्दन इनके हाथ में है। ये एक कारण हो सकता है और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ये संकेत भी देते रहे। बार-बार ये जाकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलते भी रहे, उनकी मुलाकात भी होती रही और ये संदेश वो भेजते रहे। अपने पॉलिटिकल गैलरी में होता ये है कि जब आप राजनीति में होते हैं और आप सत्ता से दूर होते हैं, तो जो सत्ता के नज़दीक होने से जो कमाई-धमाई चलते रहती है, वो जो गैंग है, वो नाराज़ हो जाता है। तो वो उनके ऊपर दबाव डालते रहते हैं कि साहब कोई किसी तरीके से सत्ता के नज़दीक जाइए, सरकार के नज़दीक जाइए, मुख्यमंत्री के नज़दीक जाइए, प्रधानमंत्री के नज़दीक जाइए, तभी हमारी दुकान चलेगी। अब इस वजह से उनके ऊपर जो दबाव होता था तो वो बार-बार जाते थे और फडणवीस उनको सिग्नल भी देते थे। अब ये साफ छिपने और सामने आने वाली जो स्थिति थी, इसका खेल चलता रहा। लेकिन कई बार केंद्रीय नेतृत्व को ये लगा कि फडणवीस अपना लाइन थोड़ा ज़्यादा ही तोड़ रहे हैं और इस बार जो लास्ट विधानसभा के सत्र में उन्होंने कहा कि 5 साल हम तो उधर नहीं जाएँगे, आपके पास मौका है, आप आ सकते हैं। तो बाप-बेटे को लगा कि कहीं संकेत तो नहीं है, फौरन पहुँच गए, 40 मिनट तक मीटिंग भी कर ली। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व का सीधा संकेत गया देवेंद्र फडणवीस जी को कि आप ये हॉबनॉबिंग करना बंद कर दीजिए। हमें आदित्य ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हमको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी में सरकार में हैं और हमारी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे साथ जो दूसरे अलाय हैं एकनाथ शिंदे, वो भी बहुत डिपेंडेबल अलाय हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप बार-बार उनके साथ फोटो खिंचवा करके आप अपने साथ जो एकनाथ शिंदे हैं, उनको भी नाराज करते हैं और ये संदेश जो है समाज में गलत जा रहा है कि हम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ बने हुए हैं। ये संकेत भी मत दीजिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद देवेंद्र फडणवीस को एक टेलीविजन के दफ्तर पहुंचना पड़ा और वहां से एंकर से ये सवाल पूछवाना पड़ा कि आपके क्या रिश्ते हैं, उनके आने की संभावना है, अखबारों में उनके तरफ से आर्टिकल्स आ जाते हैं, मैसेज आने लगता है, अखबार वाले छापने लगते हैं कि शिवसेना, उद्धव और भारतीय जनता पार्टी करीब आ रही है, तो आपका क्या कहना है? उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। का हमें कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने तय सरकार के करीब है, इतनी मेजॉरिटी में हैं हम। 5-7 सीट घट रही है, वो हमें कोई कहीं से भी हम जुगाड़ कर लेंगे। मतलब वो सबको संकेत दे रहे थे कि हम क्यों उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस करेंगे, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। उस दिन के बाद से बाप-बेटे बिलबिला गए। जब क्योंकि वो जो टेलीविज़न चैनल है, वो चैनल के जो मुखिया हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी पैठ है और बड़े-बड़े नेता एक प्रकार से बीजेपी के वो बड़े नेता के रूप में ही जाने जाते हैं। इतनी बड़ी पैठ है भारतीय जनता पार्टी में उनकी। तो उस चैनल पे आकर के उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया, तो उससे स्पष्ट हो गया कि ये स्टेटमेंट मोदी जी का है और अमित शाह का है। जो कुछ भी देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कैमरे के ऊपर, ये फडणवीस नहीं कह रहे हैं, ये मोदी जी कह रहे हैं और अमित शाह जी कह रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कह रहा है कि हमें उद्धव ठाकरे की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर क्लोज हो गया। और ये सब जो मैसेज दिया जा रहा था, वो मैसेज यही था कि मलवानी पुलिस स्टेशन का जो एसआईटी है, सीबीआई है, उसको मैनेज करके रखें कि देखिए, इस सरकार के साथ भी हमारी हॉबनॉबिंग अच्छी है, इस सरकार के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है, हमारे खिलाफ मत जाइए, जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए। तो पुलिस को मैनेज करने के लिए, सीबीआई को मैनेज करने के लिए, ये पोस्चरिंग का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। उस पर भी देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार विराम लगा दिया। अब आज जो सुनवाई नहीं हुई, उससे थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि 29 अगस्त की तारीख मिल गई है। ये ये तो कोर्ट में ये चलता ही रहेगा, आप मान के चलिए। 2 दिन 2 सप्ताह वो आगे बढ़ाएगा, ये लुका-छुपी का खेल कोर्ट में चलेगा। लेकिन हम लोग कोई हटने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया भी होती है, लेकिन ये साजिश तो गहरी हो ही रही है, पावर गैलरी में। बीजेपी के भी लोग उसमें शामिल होंगे, कांग्रेस के भी लोग उसमें शामिल होंगे, शरद पवार के भी लोग शामिल होंगे। वो लोग शामिल होंगे जो पावर गैलरी को चाहे वो सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, वो अपने हित के लिए हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। उनका एक अलग खास तरह का गैंग है। वो गैंग इस तरह के इंस्टीट्यूशन पर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। चाहे रजिस्ट्री पर के ऊपर इन्फ्लुएंस रखें, पुलिस के ऊपर इन्फ्लुएंस रखें, जो जांच एजेंसी के अधिकारी हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रखें। ये इन लोगों का एक खा उसमें सलमान खान की भी भूमिका हो सकती है।
अन्य लोगों की भी भूमिका हो सकती है। पैसे का बंटवारा चल रहा हो, बड़ी बड़े पैसों में डील की गई हो, चलिए तारीख को किसी तरीके से बढ़ाया जाए। अब इसमें हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये अदालत का मामला है। लेकिन कहाँ क्या होता है ये सबको मालूम है, हर पावर गैलरी में एक-एक व्यक्ति को मालूम है कि कैसे तारीखें बढ़ती हैं, कैसे तारीखें ली जाती हैं और उसमें माननीय जज साहब के पास तो बाद में बात जाती है, इधर अंदर-अंदर ही खेल हो जाता है। ये सबको पता है। ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं। तो ये भी हो सकता है। तो इन पावर गैलरी के जो लोग हैं, वो रसूखदार लोगों से नजदीकी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए विभिन्न एजेंसियों पर ये करते रहते हैं। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एजेंसी है वो है पुलिस। पुलिस को ये बताने के लिए कि देखो भाई हम सत्ता से बाहर हैं, फिर भी हम उतने ही रसूखदार हैं कि हमको मुख्यमंत्री भी बुलाते हैं और प्रधानमंत्री भी बुलाते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी बुलाते हैं। तो ये फोटो ये लोग देते रहते हैं। मित्रों, ये ताजा मामला है, बहुत खतरनाक मामला है। तो देवेंद्र फडणवीस ने जब टेलीविजन चैनल पर आकर के इन सारी किंवदंतियों पर विराम लगा दिया, जितनी अफवाहें उड़ाई जा रही थी उद्धव ठाकरे के गैंग की तरफ से और उनके कुछ बिके हुए मीडिया और पीआर के माध्यम से जो किए जा रहे थे, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया और कहा कि हमें उद्धव ठाकरे की कोई आवश्यकता नहीं थी है। उसके बाद बाप बेटे ने, अभी बहुत दिन से बाप बेटे पूरी तरह से दूरी बना लिया था कांग्रेस पार्टी से। शरद पवार से भी दूरी बना ली थी, क्योंकि यह बात कहीं मोदी जी को अखरे नहीं या फडणवीस को बुरा न लगे, अमित शाह जी को बुरा न लगे। तो कांग्रेस से पूरी दूरी बना करके रखा हुआ था दोनों बाप बेटे ने। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आखिरी झिड़की मिली, उसके बाद फिर इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया, पासा पलट दिया। फिर पासा क्या पलटा, गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। पासा पलटना ठीक इनके लिए उचित मुहावरा मुहावरा नहीं होगा, गिरगिट की तरह रंग बदलना इनके लिए उचित मुहावरा होगा। अब ये सज्जन जो हैं, पलट करके अब सोचा कि कांग्रेस के कुनबे में जाया जाए। उसके लिए माकूल क्या था, अभी यहां पर एक रैली हुई। रैली के पहले कांग्रेस के युवराज माननीय राहुल जी गांधी ने, जो आज तक दिशा और सुशांत के ऊपर एक शब्द नहीं बोला है पिछले 5 साल, एक शब्द नहीं, चुप्पी लगा लिया है। जो मालूम है कि क्या हुआ है, सबको पता है कि क्या हुआ है, किसने किया है। लेकिन राहुल गांधी भी मौन है और प्रियंका गांधी भी मौन। तो राहुल गांधी के निवास पर, युवराज के निवास पे एक पार्टी हुई। उस पार्टी में बहुत लोग आए, टीएमसी के भी नेता आए। टीएमसी के जो ममता बनर्जी के बाद जो अभी सेकंड इन कमांड है, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, वो भी तशरीफ लाए। और टीएमसी के और अन्य नेता भी आए, उसमें समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर थे, टीएमसी के नेता थे, मतलब इंडिया ब्लॉक के, मतलब इंडी ब्लॉक जिसको कहते हैं, बीजेपी वाले उसको इंडी गठबंधन कहते हैं। तो ये जो इंडी ब्लॉक वाले लोग हैं, मैं नहीं कहता हूं, ये बीजेपी की भाषा में बोल रहा हूं थोड़ी सी, उसको आपको आसानी से समझने के लिए, वैसे हम कह देते हैं इंडिया ब्लॉक। तो इंडिया ब्लॉक के लीडरों की एक बैठक हुई और डिनर हुआ और लंच हुआ, उसमें खान पान हुआ और वहां पर उनके निवास पर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में आप हैरान हो जाएंगे मित्रों, जो जगह मिली उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को, पांचवी छठी रो में जाकर के पीछे में कहीं पर बैठे हुए, और राहुल गांधी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन हो, और वो बैठ करके सबको बता रहे हैं। मतलब उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे से सबसे आगे की पंक्ति में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मौजूद हैं, और ये पांचवी छठी पंक्ति में बैठा हुआ है। दोनों बाप बेटा, बेटा एक तरफ है, बाप कोई और एक कोने में बैठा हुआ है। मतलब दो बातें हो सकती हैं, या तो राहुल के उस मीटिंग में कोई तवज्जो नहीं मिला दोनों बाप बेटे को, मतलब सीट भी ठीक से नहीं मिल रहा है। आप कल्पना कर लीजिए ना, जो अपने को इतने बड़े शेर समझते थे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्यों ये महत्वपूर्ण है ये घटना? यही उद्धव ठाकरे है
जिन्होंने भारतीय राजनीति में अब तक जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी। उस सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह। अमित शाह कुछ भी हों, लेकिन अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पार्टी की ऑलमोस्ट भारत के 70% हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। मतलब 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। 10 करोड़ से 15 करोड़ से ऊपर की सदस्यता है उस पार्टी की। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब उद्धव ठाकरे से मुलाकात की इच्छा जताई, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं तो बाहर में मिलता नहीं हूं, जिन किसी को भी मिलना हो वो मेरे घर आए, मातोश्री आए, और स्वागत है। और मातोश्री के नाम पर इन्होंने अमित शाह को घुटने पर लाया, अमित शाह को मजबूर किया कि आप आइए, मेरे घर आइए। अमित शाह जी उनके घर गए। इतना ही नहीं, अमित शाह के साथ थे वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच जो बैठक हुई, उस बैठक के बाहर बिठवा दिया गया देवेंद्र फडणवीस को। मतलब कमरे में जगह नहीं मिली। आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं, वो देवेंद्र फडणवीस के एब्सेंस में मीटिंग करना चाहते थे। अरे क्यों करना चाहते थे देवेंद्र? वो कोई व्यक्तिगत मीटिंग हो रही है क्या? ये पार्टी की मीटिंग है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मिल रहा है, एक पार्टी के दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। दो अध्यक्षों के बीच में बैठक हो रही है। ठीक है, मैं मान लिया कि उसमें कोई और लोग नहीं जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं हुई। देवेंद्र फडणवीस, मैं हैरान हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी किस मिट्टी के बने हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस का जो अपमान किया वो भूतो न भविष्यति था। कुछ भी नहीं पूछा देवेंद्र फडणवीस को, वो निकल करके मिलने तक नहीं आया और अमित शाह को मजबूर किया मातोश्री आने के लिए, अपने घर पे अपने निवास पर आने के लिए। साफ साफ कह दिया कि हम मातोश्री से बाहर मुलाकात नहीं करेंगे। वो व्यक्ति मारा मारा फिर रहा है। ये दिशा और सुशांत का असर नहीं है तो किसका असर है? पार्टी खत्म हो गई, मटिया मेट हो गई, पार्टी टूट गई, पार्टी का सिंबल चला गया, सत्ता से बाहर हो गए, आज कोई लेने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल के यहां भी मिलने के लिए इनको जाना पड़ रहा है, उसके दरवाजे पर भी जाना पड़ रहा है, अखिलेश से भी मिलने के लिए हर जगह ये जा रहे हैं, ममता बनर्जी से भी मिलने के लिए लालायित हैं। और अभी जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें बाप बेटे को देखिए और किस भूमिका में माननीय राहुल गांधी जी खड़े हैं, देखिए जरा सा। राहुल गांधी ऐसे, और आप देखिए आगे में ये डेरिक ओबराय भी तीन लाइन आगे हैं। अभिषेक बनर्जी बैठे हैं और ये एक कोने में छुप करके, ऐसा लगता है छुप करके बैठा हुआ है ये उद्धव ठाकरे। और ये बैठा हुआ है, ये देखिए इस पेंगुइन को देखिए, ये पेंगुइन को देखिए कैसे देख रहा है, इसकी तस्वीर देखिए। अब ये जो तस्वीर है, आप कल्पना कीजिए, ये वही व्यक्ति है, बाला साहब ठाकरे का बेटा, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अमित शाह को, जो मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, अमित शाह को मजबूर किया मातोश्री आइए मिलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिनकी इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, और उस अमित शाह को मजबूर कर दिया मातोश्री आने के लिए। अभी क्या हैसियत है, जरा फिर एक बार दिखाइए तस्वीर। अभी देखिए राहुल गांधी किस तरह से क्लास ले रहे हैं और एक बच्चे की माफिक बैठा हुआ है, ये दोनों बाप बेटा। ये बेशर्म बाप बेटे को वो दिन अब याद नहीं आ रहा। ये किसका असर है मित्रों? इसलिए आज जो तारीख की सुनवाई, आज जो 14 तारीख की सुनवाई होनी थी, अगर नहीं हुई है तो निराश मत होइए।
ये दोनों बाप बेटा सार्वजनिक रूप से अपमानित हो रहे हैं। इनको इनके किए की सजा मिल रही है, वो भी सजा मिलेगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन ये हैसियत हो गई है इस दोनों बाप बेटा की, जो शेर की कुर्सी पर बैठा करता था, जिनके दादाजी, उनका आज ये बेटा, और राहुल गांधी को पी पी करके गाली देती थी जिसकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को कहती थी कि ये मुसलमानों की पार्टी है, और मुसलमानों को ये कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ। शरद पवार की पार्टी को कहते थे मुसलमानों की पार्टी है, और खुलेआम मुसलमानों को कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ। और दुर्भाग्य देखिए कि वही मुसलमान इस बार, पिछली बार लोकसभा चुनाव में इन्हें वोट भी किया, विधानसभा चुनाव में फुर्र हो गया मामला। इनको वोट करने के बाद भी इनकी दाल नहीं गली। तो अब इनकी जो हालत है, वो एकनाथ शिंदे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने विचारधारा से समझौता कर लिया, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने क्या किया कि जस्ट अपोजिट विचारधारा, जिस विचारधारा के खिलाफ हम लड़ करके शिवसेना को शिवसेना बनाए थे, आप उस विचारधारा के साथ अलायंस कर लिए सिर्फ कुर्सी के लिए। ये मैं नहीं कर सकता, और उसके बाद कर लिए, और अब आप अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बेटा, हमारे मिनिस्ट्री की भी मीटिंग आपका बेटा ले रहा है, तो हमारी हैसियत क्या है? विरोध का आलम ये था, एकनाथ शिंदे जी का कहना था कि ये अपने बेटे को इस कदर अनियंत्रित छोड़ दिए हैं कि वो ऐसा लगता है कि सुपर चीफ मिनिस्टर तो इनका बेटा आदित्य ठाकरे है, ये तो सिर्फ नाम के चीफ मिनिस्टर है। और हैदर की बात ये भी है, 2.5 साल ये मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल में एक बार भी ये दफ्तर नहीं गए। एक या दो बार अगर गए होंगे तो गए होंगे। घर से इसने सरकार चलाई। इनकी हैंकड़ी देखिए, और बहाना दिया कि कोविड था, हमें बीमार थे, ये था, वो था, ये चंद तरह की इन्होंने बहानाबाजी की। 2.5 साल तक ये शख्स ऑफिस नहीं गया, घर से सरकार चलाता रहा। इनकी हैकड़ी देखिए, और आज इनकी हैकड़ी देखिए। आज ये कहां बैठे हैं, इनको इनको प्रकृति ने इनके साथ न्याय कर दिया है। तो एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने भी झिड़की दी, हमारे यहां कोई जगह नहीं है। अभी तक नहीं मिल रहे थे राहुल गांधी से, कहीं नहीं मिल रहे थे राहुल गांधी से, लेकिन जब उधर से चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया, तो बुके लेकर के घूम रहे हैं, बुके लेके घूम रहे हैं, उनका हर चीज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और राहुल गांधी भी मजे ले रहे हैं। राहुल गांधी को मालूम है कि ये शियार है, ये कब रंग बदल लेगा कहना मुश्किल है। मालूम है राहुल गांधी को, 100% मालूम है कि ये अपने बेटे को बचाने के लिए अभी किसी भी कीमत पर कहीं भी जा सकता है। और शियार इसका इसका बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट है, अवसरवादी ये नेता है। ये कब अपने लाभ के लिए किसको धोखा दे दे कहना मुश्किल है। और ये तोहमत लगा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को धोखा दिया। 106 से अधिक सीट लेने वाली पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन 50-56 सीट जिसको आ गया, वो कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये धोखेबाजी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा था। इतनी बेशर्मी राजनीति में आपने नहीं देखी होगी, जिस बेशर्मी को इन दोनों बाप बेटाओं ने बेटा ने आगे बढ़ाया है। अब इनकी बेशर्मी एक्सपोज हो रही है, और जहां भी जा रहा है, जिस दरवाजे पर जा रहा है, अपमान ही अपमान मिल रहा है। और ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिशा सुशांत का असर है कि ये अपमान इनकी जिंदगी का अब हिस्सा बन गया है। अपमान और जेल दोनों शख्स बाप बेटे की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसे कोई टाल नहीं सकता। हां, ये कुछ साजिश करके, इधर उधर करके तारीख तो बढ़वा सकता है अदालत की, लेकिन न्याय को लंबे समय तक ये इग्नोर नहीं कर सकता है। मैं अपने दर्शकों से फिर कहता हूं, मार्च से अगस्त आया है, लेकिन हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। कितनी तारीख देंगे? 4-5 तारीख तो इन्होंने निकाल दिया, इसमें भी कोई शक नहीं है। 2 जुलाई, उसके बाद 16 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त, अब 29 अगस्त आया है। कोई बात नहीं है, तारीख तो आएगी, लेकिन इस बाप बेटे के अपमान को भी आप भूलिए मत। हो रहा है अपमान, और नैसर्गिक न्याय भी हो रहा है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।